CSS को हम डिस्कस कर रहे थे कि CSS हमने किस तरह से लिंक करनी है रिएक्ट के अंदर, किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। इसमें दो तरीके हमने देखे थे, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं विद npm स्टार्ट। तो ये इस प्रोजेक्ट को रन कर देगा। और किस फाइल में हम कर रहे थे, फुटर के अंदर ये हमने एक सेपरेट इनलाइन CSS लगाना भी सीख ली थी कि इनलाइन CSS में दो तीन चीज़ें इन्होंने डिफरेंट की हैं कि HTML में हम इक्वल टू के बाद डबल कोट्स लगाते थे, सही है। यहाँ पर क्या आना है, डबल करली ब्रेसिस। और इसमें प्रॉपर्टी का जो नेम है वो लिखने का वे जो है वो क्या है, कैमल केस। ठीक है, और इसमें स्पेसिस हाइफन्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी नेम लिखने का ये सिंटैक्स है। ये इनलाइन CSS थी। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल तो इसमें लाई नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें हेड का टैग ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इंटरनल CSS एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पर एक्सटर्नल CSS है, उसके लिए सेपरेट फ़ाइल बना लेंगे। फिर उसको जिस तरह हम HTML में करते थे ना, CSS की सेपरेट फ़ाइल होती थी, HTML की सेपरेट फ़ाइल होती थी, फिर उनको लिंक करते थे। यहाँ पर लिंक करने का तरीका एक ही है, वो है इंपोर्ट करना। ठीक है, अब CSS की जो फाइल है ना, उसको एक्सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, सही है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है ये जावास्क्रिप्ट का वर्ड है, सही है। और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर स्पॉटेड है, ये CSS में स्पॉटेड नहीं है। इस वजह से CSS की फ़ाइल एक्सपोर्ट नहीं होती, हमेशा ऑलवेज इंपोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि इसको इंपोर्ट किस लेवल पे करना है, ये भी अंडरस्टैंड किया था ना, कि अगर हम इसको लेट सी app.js में मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, तो वो CSS कहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, वो किस किस पे अप्लाई होगी, पेरेंट और उसके जो चाइल्ड्स हैं। जैसे ये इनमें से पेरेंट कंपोनेंट कौन से हैं, ऐप, और चाइल्ड कौन कौन से हैं, हेडर, बटन और फुटर। अगर मैं यहाँ पर वो CSS इंपोर्ट करता हूँ तो वो कहाँ एक्सेसिबल होगी, ऐप के अंदर, और इसके जो चाइल्ड्स हैं बटन, हेडर और फुटर, इनके अंदर वो सारी एक्सेसिबल हो जाएगी, सही है। फिर हेडर, बटन, फुटर के आगे जो चाइल्ड्स हैं उनके भी अंदर एक्सेसिबल होगी, फिर उनके आगे जो चाइल्ड्स हैं उनके अंदर भी एक्सेसिबल होगी। ठीक है, अब हमने क्योंकि ये फुटर के रिलेटेड सारी CSS है ना, तो इसको फुटर पे ही अप्लाई करना है। तो इसको मैं फिर किस लेवल पे इंपोर्ट करूँगा, फुटर की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा तो ये सिर्फ इस फाइल के अंदर एक्सेसिबल है, या फिर इस फुटर का कोई चाइल्ड है जैसे बटन, इसके अंदर एक्सेसिबल होगी, बाकी ये हर जगह पर एक्सेसिबल नहीं होगी, सही है, समझ आ गई। और CSS इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या है, इंपोर्ट का कीवर्ड आगे डायरेक्ट पाथ दे देना है। इसमें वेरिएबल हम ये वाला इसलिए नहीं बनाते, क्योंकि ये वेरिएबल मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं इसको नीचे कॉल कर सकूँ। CSS को तो हमने कॉल ही नहीं करना होता, ठीक है, इसलिए इसका वेरिएबल बना लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बनाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। वैसे हम यूजुअली नहीं बनाते होते क्योंकि यूज़ ही नहीं करना, तो ओवर कोड क्यों करना है। ओके, अंडरस्टैंड इतना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर लेट्स सपोज एक्सटर्नल CSS में हमने बाय टैग नेम तो हमने कहा था कम ही करेंगे, विद किससे करेंगे, आईडी और क्लास से। ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास। तो यहाँ पर CSS में आप क्लास, HTML के अंदर क्लास कैसे लिखते थे, क्लास इक्वल टू आगे ये डबल कॉमास, इसके अंदर आप इसको कोई ना कोई क्लास नेम देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्लास का कीवर्ड है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कहाँ पे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास HTML में क्लास आप इस तरह से लिखते थे, क्लास का कीवर्ड, क्लास भी एट्रीब्यूट का नेम था क्लास, और इक्वल टू आगे उसकी आप कोई ना कोई वैल्यू देते थे। अब रिएक्ट में ना ये क्लास का वर्ड जो है ये रिप्लेस किया गया है, मतलब क्लास का कीवर्ड अगर आपको याद हो ना, हम जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाने के लिए भी यूज़ करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, ऐसे ही है ना। इस वजह से यहाँ रिएक्ट में ये जो क्लास का एट्रीब्यूट है ना, इसका नेम उन्होंने क्लास नेम से रिप्लेस किया है, सही है। HTML में आप सिंपल क्लास लिखते थे, यहाँ पर आप लिखोगे क्लास नेम, और इसके अंदर कोई भी क्लास दे दो, जस्ट लाइक फुटर, और यहाँ पर आगे फिर कैमल केस में यहाँ एट्रीब्यूट्स के नेम, प्रॉपर्टी के नेम, ये सारे कैमल केस में ही होंगे। अच्छा, और इसके अंदर आप आके अभी ये सब पे अप्लाई हो रहा है ना H1 हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लास डिपेंडेंट। अब ये सिर्फ किस पे होगा, अगर हम रिफ़्रेश करें तो फुटर वाला है ना, तो फुटर पे इनलाइन CSS चूँकि लगी हुई है, इसको मैं ख़त्म करूँगा तो ये वाली क्लास अप्लाई हो जाए सही है,
समझ आ गई कि नहीं? तो अब हमने इनलाइन CSS लगाना भी सीख लिया और एक्सटर्नल CSS भी सीख ली विद क्लास। ओके, आईडी उसी तरह रहेगी, आईडी आप उसी तरह लिखोगे और उसको कोई ना कोई आईडी दोगे और एंड उसकी डिज़ाइनिंग करोगे, ये वैसे ही चलता रहेगा। सही है? अच्छा, अब CSS भी हो गई और बाकी सिंटैक्स वगैरह भी समझ लिया। अब हमें इसके अंदर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें अगर हमने इमेजेस लगानी है तो वो इमेजेस कैसे लगानी है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है हमने। तो हम आ जाते हैं, लेट्स सी, फुटर को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप आ जाएं, ऐप के अंदर ही आ जाएं। ये बस फाइल की मैं कर रहा हूँ, आप किसी के अंदर भी कर सकते हैं। मैं जस्ट लाइक फुटर के अंदर, सॉरी ऐप के अंदर कर लेता हूँ। अच्छा, हमने क्या किया था, इमेजेस लगाना सीखी थी। कैसे लगाते थे हम इमेज HTML के अंदर? IMG का टैग लगाते थे, उसमें सोर्स प्रोवाइड करते थे और अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते थे। सही है? अब हमने क्या करना है कि इस सोर्स को समझना है। यहाँ पर ना ये जो सोर्स है, जो आपने इमेज लगानी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, यही लोकेशन देने का ना सिंटैक्स चेंज है। वो कैसे? पहला तरीका जो इमेज लगाने का है ना, वो है कि पहले आप इंपोर्ट करो उस इमेज को, फिर आप उसको लगाओ। जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई इमेज मेरे ड्राइव में पड़ी है तो हम उसको ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस, या बस ये ले लो। एक तो समझ नहीं आती, ये दो लगा लो। ठीक है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको क्या कहाँ पे रखेंगे? सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स का। ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मली बनाते थे ना प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्योंकि मेरा डेवलपमेंट फ़ोल्डर सोर्स है तो उसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा एसेट्स, उसके अंदर ला के ये इमेजेस में स्टोर कर दूँगा। ठीक है, समझ आ गई? पहले तो इमेजेस क्या रखनी है, कहाँ रखनी है? एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर। अब इसको लगाना कैसे है? यहाँ पे देखो, लगेगी इमेज के टैग के अंदर ही, बस इसका सोर्स देने के सिंटैक्स यहाँ पे चेंज है। पहला तरीका जो इमेज लगाने का है वो है, पहले आप इंपोर्ट करो इमेज को, फिर उसको अप्लाई करो। कैसे इंपोर्ट करोगे? जिस तरह आप फाइल इंपोर्ट करते हो ना जावास्क्रिप्ट की, कैसे करते हो? इंपोर्ट, आगे वेरिएबल का नेम, जैसे मैं इसको कहता हूँ माई इमेज, फिर आगे फ्रॉम, फिर पाथ। जैसे हम ./ डॉट का मतलब है करंट फोल्डर, / उसके अंदर, तो करंट फोल्डर मेरा कौन सा है? सोर्स है ना, app.js सोर्स के अंदर पड़ी है ना, तो ./ मतलब सोर्स के अंदर एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर ये मेरी इमेज पड़ी हुई है। सही है? ये इमेज मैंने इंपोर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। अब इस वेरिएबल को आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना है। सही है? समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, अब ये कैसे करने? अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो HTML है ना, HTML, इसको हम HTML नहीं कहते, क्या कहते हैं? JSX के अंदर अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। क्या लगानी है? कर्ली ब्रेसेस। जैसे अगर मैंने इस सोर्स के अंदर क्या करना है, ये वेरिएबल प्रिंट करना है। अब वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का होता है ना, तो यहाँ पर मुझे फिर ये पैरेंथेसिस को, डबल कोट्स को हटा के क्या लगाने हैं? कर्ली ब्रेसेस। हमेशा जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कहाँ पर? JSX के अंदर बस। सही है? और यहाँ पर मैं वो वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा माई इमेज, और अल्टरनेटिव में लिख दूंगा माई इमेज। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना, तो यहाँ पर ये मुझे मेरी इमेज आ रही है, काफ़ी बड़ी है, तो इसको हाइट और विड्थ दे के ज़रा लिमिट में लेके आते हैं। तो हाइट इसको दे देते हैं मे बी 200 और विड्थ दे देते हैं माइट बी 200। सही है? तो ये आ गई। सही है? समझ आ गई कि नहीं? वो एट्रीब्यूट्स वैसे ही चलते रहेंगे। ओके, बस चेंज कहाँ पे आया है? पहले आप ये वाला जो पाथ था, ये डायरेक्टली आप कहाँ पे देते थे? यहाँ पर। ऐसे ही है? अब ये तरीका वैलिड नहीं है। अब तरीका कौन सा वैलिड है? पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और JSX के अंदर कभी भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो पहले क्या लगाना है? कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यूज़र नेम इक्वल टू स्कॉर्विक्स। सही है? अब इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर वर्ड की जगह पर प्रिंट करने हैं। क्या करेंगे? पहले कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर
वेरिएबल का नेम यूज़र नेम, तो यहाँ पे क्या एरर दे रहे हैं, नहीं वो यूज़र नेम उधर भी है, तो इसका हम कह देते हैं कंपनी नेम, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्कॉर्विक्स, सही है। ये बस बताने का मकसद कि आपने जो जावास्क्रिप्ट लिखनी है JSX के अंदर वो ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है, ठीक है। अब कहाँ पे लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट JSX के अंदर, या तो एट्रीब्यूट की वैल्यू में या टैग के अंदर, सही है। ये दो ही जगह पे आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, जैसे टैग के अंदर और एट्रीब्यूट की वैल्यू में, सही है। समझ आ गई इतनी कि नहीं आपको? ये पहला तरीका था इमेज लगाने का। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इमेज लगाने का कि अगर लेट्स सपोज आपको ये इंपोर्ट करने में इशू है ना, कि आप मतलब नहीं इतना इससे गो थ्रू हुए, फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन होता है रिक्वायर का, इसको कॉल करो और इसके अंदर डायरेक्टली पाथ दे दो एसेट, उसके अंदर स्कॉर्विक्स डॉट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब भी आऊँगा तो यहाँ पर इमेज शो होगी, सही है। मतलब पहला तरीका क्या था, इंपोर्ट करें और यहाँ पर ओहो यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं माय इमेज और इसको मैं कर देता हूँ। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको इंपोर्ट नहीं करना तो रिक्वायर लिख के रिक्वायर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ना, तो जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस तो लगानी है, तो उसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया और उसमें डायरेक्ट पाथ दे देना है। ये दूसरा तरीका है रिएक्ट के अंदर इमेज लगाने का। अगर आपने डायरेक्टली पाथ देना है तो रिक्वायर के फंक्शन के अंदर देना है, पहले वाला इंपोर्ट वाला, सही है। अच्छा, अब तीसरा तरीका एक और है, ये मैं वो वाली इमेजेस लगानी बता रहा हूँ जो हमारे सिस्टम के अंदर पड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा तरीका लास्ट है, उसमें क्या है कि अगर आपको ये पाथ वगैरह में भी इशू है ना, क्योंकि यहाँ पर HTML में क्या होता था, डॉट फॉरवर्ड स्लैश से कभी आगे ही नहीं हम गए थे, ऐसे ही है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स नेस्टेड में होंगे, फिर हमें डबल डॉट से भी मतलब बैकवर्ड आना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड स्लैशेस इनके साथ खेलना पड़ेगा, सही है। अगर आप उनके साथ नहीं खेलना चाहते, आपको ये नहीं, अच्छा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश से अगर आपको इशू है ना, आप इससे ज़्यादा गो थ्रू नहीं हो, फिर आप क्या कर सकते हो कि ये जो इमेजेस वगैरह हैं इनको आप रख लो पब्लिक के फोल्डर के अंदर, जैसे पहले भी उसके अंदर पड़ी हुई है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। ये इसके अंदर पड़ी हुई है ना इमेजेस। लाइक मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पाथ वगैरह में भी इशू है ना, कि आप पाथ वगैरह नहीं दे सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, फिर आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। जब आप शुरू करोगे ना पाथ फॉरवर्ड स्लैश से, तो ये समझ जाएगा कि मुझे पब्लिक के फोल्डर के अंदर से इमेज पिक करनी है, और उसमें मैं लिख देता हूँ पब्लिक के फोल्डर में कौन सी पड़ी थी, लोगो 192.png, सही है। यहाँ पे आते हैं तो ये सही है, समझ आ गई। ये तीन तरीके हैं यहाँ पर रिएक्ट के अंदर इमेज लगाने के। पहला सारे रिवाइज करेंगे। पहला तरीका क्या था, हम इमेज को इंपोर्ट कर लें, उसका वेरिएबल फिर यहाँ पे प्रिंट कर दें। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप ये इंपोर्ट के साथ नहीं चलना चाह रहे तो रिक्वायर का फंक्शन कॉल करके इसमें डायरेक्टली पाथ दे दें। तीसरा तरीका क्या है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस रख लें और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे ना। अब देखो इसके स्टार्टिंग में मैंने डॉट नहीं लगाया, क्योंकि अगर फॉरवर्ड स्लैश से शुरू करूँगा ना पाथ, तो ये समझ जाएगा कि ये पब्लिक के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई, सही है, और उसके अंदर से ये इसको इंपोर्ट कर लेगा डायरेक्टली, ठीक है। ये तीन तरीके हैं आपके पास रिएक्ट में इमेज लगाने के। अगर इंटरनेट की इमेज लगानी है फिर तो आपने क्या करना है, इंटरनेट से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी। जैसे नेचर को पकड़ते हैं, यही ले लो, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ से ये लिंक कॉपी करके यहाँ पर ला के सिंपली पेस्ट कर दें, जिस तरह HTML में करते थे। और यहाँ पर आओगे तो वो इमेज अप्लाई हो, सही है। सिस्टम इमेजेस लगाने के तीन तरीके हैं, इंटरनेट वाली लगानी है तो एक ही तरीका है कि उसका पाथ कॉपी करके पेस्ट कर दें। समझ आ गई इतनी?
तीसरा वाला नहीं, रिपोर्ट वाला पहले वाला। तीसरे वाला ये वाला फिर इस सर सिस्टम इमेजेस का पूछ रहे कि सबसे बेटर वो कह रहे हैं ये तीसरे वाला ज़्यादा ठीक है। ऐसे ही है? सर क्योंकि आप देखें ना इंपोर्ट की भी हम करते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये थर्ड वे से जाना चाहते हो ना, फिर ये एसेट्स का फोल्डर आपको पब्लिक के फोल्डर के अंदर बनाना पड़ेगा। सही है? फिर आप यहाँ पर /assets / आगे जो भी इमेज लगानी, सही है? अगर ये पब्लिक के फोल्डर के अंदर आप इमेजेस रखना चाह रहे हो अपनी, ओके। इससे समझ भी आ रहा है। अदरवाइज़ वैसे ये तरीका हम ज़्यादा, वैसे हम इसमें जाएंगे ही नहीं। हम ऑलवेज़ अपना जो इमेजेस वगैरह होती है ना, ये किसी ना किसी क्लाउड के ऊपर रखते हैं, वहाँ से हमें URLs मिल जाते हैं, वो URLs हम डायरेक्टली लगाते हैं। हम ये इंपोर्ट वगैरह में पढ़ेंगे ही नहीं ज़्यादा, लेकिन जब तक क्लाउड पे नहीं गए तब तक ज़मीन पे तो रहना है ना। सही है ना? एक वेबसाइट है उसके ऊपर 20 से 50 इमेजेस हमारा, तो वो पूरा यही तो भरने दो। 50 ही inputs हो रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना, जब जो प्रोफेशनल प्रोडक्शन की वेबसाइट्स होती हैं ना, उनमें इमेजेस वीडियोस हम सारी क्लाउड्स पे रखते हैं। वो क्लाउड से हमें URLs मिल जाते हैं कि ये इमेज इसके इस लोकेशन पे पड़ी है, वो हम डायरेक्टली पाथ दे देते हैं, जिस तरह इंटरनेट इमेजेस लगाते हैं। लेकिन अगर सिस्टम वाली हैं, फिर अगर 50 इंपोर्ट करनी, 50 बार इंपोर्ट करेंगे। सही है? अच्छा जी, तो अब इमेजेस लगाना भी आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर आप आओ app.js में, आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अभी तक हम बात कर रहे थे HTML लिखने की, CSS लिखने की, मतलब HTML लिखना सीखा कंपोनेंट के वे में, CSS लगानी सीख ली। अब हमने बात करनी है कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखें, लाइक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी, सही है? और कहाँ पर कितनी जावास्क्रिप्ट अफोर्डेबल है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ओके। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि JSX के अंदर आपने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रिंट करनी है तो कर्ली ब्रेसेस लगानी, सही है? अब ये जो JSX है ना, JSX HTML, इसके अंदर आप सारी जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, लिमिटेड जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी लेकिन यहाँ पर बाकी सारी फाइल में आप सारी जितनी हमने जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट पढ़े वो सारे लगा सकते हैं, सही है? नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर ये वेरिएबल बना रहा हूँ ना, तो ये वेरिएबल ग्लोबली बन रहा है, ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। अगर मुझे इस कंपोनेंट का ये वेरिएबल बनाना है तो मुझे ये वेरिएबल शिफ्ट करना है इस कंपोनेंट के अंदर। यहाँ फंक्शन के कर्ली ब्रेसिस के अंदर और रिटर्न से पहले आप सारी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। आप यहाँ पे लूप्स भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर इफ एल्स भी लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है? समझ आ गई कि नहीं? एक तो तरीके आप यहाँ पर ग्लोबली फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखो ना, लेकिन उसमें फिर होगा क्या, वो जावास्क्रिप्ट पूरी फाइल के अंदर एक्सेसिबल है। अगर आप वो जावास्क्रिप्ट सिर्फ इस कंपोनेंट के रिलेटेड है ना, फिर आप उसको कहाँ पे लिखोगे? फंक्शन के अंदर रिटर्न से ऊपर, सही है? समझ आ गई कि नहीं? और यहाँ पर आप कितनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो? सारी, जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है? समझ आ गई? लेकिन यहाँ पर JSX के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती, लिमिटेड है। जैसे अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमने क्लास वगैरह कहाँ पे बनाई थी? फुटर के अंदर। तो हम आते हैं यहाँ पर, फुटर के अंदर आते हैं यहाँ पर, सही है? इसको मैं क्लास कह देता हूँ ABC और यहाँ footer.css में कर लेते हैं फुटर की जगह ABC। अब ABC होगी तो डेफिनेटली इसका कलर क्या होगा, इसको ख़त्म कर दूँ, इनलाइन को। अभी क्लास क्या कौन सी अप्लाई हो रही है? ABC। अब मैं कोई कंडीशन लगा देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर रिटर्न से ऊपर तो सारी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, मैं इस क्लास को भी डायनेमिक कर सकते देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्लास नेम इक्वल टू ABC और यहाँ पे आके क्लास नेम कर लेते हैं। वो वेरिएबल, मतलब क्लास में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके वो वेरिएबल प्रिंट कर दी। ये किया क्यों है कि अगर लेट्स सपोज मैंने कोई कंडीशन लगानी है, रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करते हैं जावास्क्रिप्ट में? कैसे करते हैं? मैथ डॉट रैंडम, रैंडम का फंक्शन होता है
ये मुझे क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देते। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर वो रैंडम नंबर 0.5 से बड़ा है तो क्लास नेम इक्वल टू कर दो XYZ, और यहाँ पर मैं XYZ की भी CSS लगा देता हूँ, उसमें कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। ABC क्लास होगी तो कलर होगा ब्लू एक्वा, XYZ क्लास होगी तो कलर होगा रेड, सही है। अब ये क्लास जो है ये मैंने डायनामिक कर दी है रैंडम नंबर पे। अगर 0.5 से बड़ा होगा नंबर तो क्लास XYZ हो जाएगी। वेरिएबल की वैल्यू ऐसे ही अपडेट करते हैं ना, नेम लिख के इक्वल टू नई वैल्यू, सही। अब यहाँ पर रैंडम नंबर अगर 0.5 से बड़ा होगा तो क्लास XYZ हो जाएगी, अदरवाइज ABC रहेगी। अब यहाँ पे आओ, ओहो, इसको हम ऊपर लेके आते हैं app.js में, फुटर को ऊपर ले आओ ताकि CSS हमें नीचे ना जाना पड़े। यहाँ पे आ गई, अभी रेड है, समटाइम्स ये ब्लू होगा, ब्लू हो गया, समटाइम्स ये रेड होगा, मतलब डिपेंड करेगा रैंडम नंबर के ऊपर। जब रैंडम नंबर बड़ा निकल आएगा तो XYZ कर देगा, जब रैंडम नंबर छोटा होगा तो ABC रहने देगा, सही है। यस सर, समझ आ गई आपको? तो अब ये कंडीशन मैंने कहाँ पे लगाई है, रिटर्न से ऊपर तो लग रही है। लेकिन अगर आप कहो ना कि ये वाला काम आप डायरेक्टली यहाँ पर करली ब्रेसिस के अंदर कर लो तो वो, ओहो, ये कहाँ चला गया, ये चीज़ यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ पर आप सारी जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, लिमिटेड लिख सकते हो, जिसके अंदर अगर आपने कंडीशंस लगानी है, कंडीशन पे बात करते हैं। JSX के अंदर अगर आपने इफ़ कंडीशन लगानी है तो इफ़ सपोर्टेड नहीं है इसमें टर्नरी ऑपरेटर सपोर्टेड। टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था ना, जो सेम इफ एल्स की तरह काम करता था। उसमें क्या आता था कि पहले हम कोई स्टेटमेंट देते थे, उसका सिंटैक्स, उसके ट्रू होने पे क्या करना था ये हम डिफ़ाइन करते थे क्वेश्चन मार्क के बाद, और उसके फॉल्स होने पे क्या करना है ये डिफ़ाइन करते थे कॉलन के बाद। ये हमने पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पर रिटर्न से ऊपर तो आप इफ़ लगा सकते हो, लेकिन अगर JSX के अंदर आपने कंडीशन लगानी है तो कंडीशन एक ही सपोर्टेड है, वो है टर्नरी ऑपरेटर। वो कैसे करोगे, लाइक कहाँ पे थे हम, ये है ना, इस कंडीशन को अगर यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, math.random, अगर 0.5 से बड़ा है तो ट्रू होने पे क्या करना है XYZ, फॉल्स होने पे क्लास नेम ABC, सही है। अब इसको ख़त्म कर दो, आप कमेंट कर दो। अब भी अगर आप आओगे, ब्लू है, रेड हो गया, समटाइम्स ब्लू होगा, समटाइम्स रेड होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको कि नहीं, कि रिटर्न से ऊपर तो आप इफ़ एल्स लगा सकते हो, उसी तरह इफ़ एल्स, इफ़, जो भी हमने कंट्रोल्स पढ़े थे कंडीशन के। लेकिन अगर HTML के अंदर कंडीशन लगानी है तो इफ़ सपोर्टेड नहीं है। क्या सपोर्टेड है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, पहले कोई ना कोई एक्सप्रेशन आप देते हो उसे। अब एक्सप्रेशन का जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, या एक्सप्रेशन सही होता है या गलत होता है। उसके सही होने पे क्या करना है वो हम बताते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद, और उसके गलत होने पे क्या करना है ये हम बताते हैं कॉलन के बाद। तो इस सिंटैक्स में कोई इशू तो बताएं, ऑल ओके, बड़ी बात है। ऐसे आज सब कुछ समझ आई जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर कोई यूज़र नेम है, एक वेरिएबल बना लेते हैं, यूज़र नेम इक्वल टू स्कारविक्स, सही है। अब मैं कहता हूँ कि एक H1 हो जिसके अंदर मैं यूज़र नेम प्रिंट करूँ। अगर यूज़र नेम है तो यूज़र नेम प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो नो यूज़र फाउंड आए। फिर क्या करें, यहाँ पर हेलो भी लिख लें, थोड़ा फ्लो बना रहता है। हेलो स्कारविक्स आ रहे हैं। अब अभी इसके अंदर यूज़र नेम है तो आ रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर इसके अंदर यूज़र नेम नहीं होगा फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं ये भी ख़त्म कर दूँ इसमें तो टैग ही नहीं शो होगा, सही है। मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र नेम है तो यूज़र नेम प्रिंट हो जाए। सर इसमें आ जाएगा टर्नरी ऑपरेटर, हाँ टर्नरी ऑपरेटर आ जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, इसमें आएगा यूज़र नेम इक्वल टू, अगर वो जस्ट स्ट्रिंग लगा दें तो उसके आगे कुछ भी आएगा नहीं,
इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने यूज़र नेम प्रिंट किया है ना, अब अगर तो ये यूज़र नेम है, इसका मतलब ये ट्रू है तो उसके करने पे हमने यूज़र नेम प्रिंट कर देना है। अगर नहीं है तो हमने लिखना है नो यूज़र फाउंड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगे, कंडीशन नहीं लगाएंगे ना। अब कंडीशन लगानी है तो करली ब्रेसेस लिखनी है। करली ब्रेसेस में कंडीशन कैसे होगी, यूज़र नेम है तो ट्रू है, मतलब यूज़र नेम होगा तो ट्रू होगा, तो प्रिंट कर दो यूज़र नेम। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करो, नो यूज़र फाउंड। सही है, समझ आ गई कि नहीं, कि अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो यूज़र नेम प्रिंट कर दो, अदरवाइज नो यूज़र फाउंड। अभी यूज़र नेम नहीं ना है, यहाँ पे आ जाएगा नो यूज़र फाउंड। लेकिन अगर यूज़र नेम होगा स्कॉर्विक्स तो यहाँ पे आ जाएगा स्कॉर्विक्स। समझ आ गई कि नहीं, कि JSX के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करनी है। ओके, अच्छा और सोचो और कोई मज़े की चीज़ जो हम कंडीशनलाइज कर सकते हैं। इनपुट वगैरह उस पर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। फॉर्म्स, ये एक्चुअली रिएक्ट में मेन पार्ट ही वो है, फॉर्म्स वगैरह से, उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। नहीं, टैग्स तो वही हैं, बस HTML में ये है कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो करली ब्रेसेस लगानी। अब जावास्क्रिप्ट HTML में सारी नहीं लिख सकते, एक मैंने बताया कि एक आप टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हो, एक और चीज़ है वो लगा सकते हो, और मतलब JSX के अंदर दो कंट्रोल्स लगा सकते हो, एक कंडीशन का एक लूप का। कंडीशन का मैंने बता दिए टर्नरी ऑपरेटर, अब लूप का हम देखेंगे। ये दो कंट्रोल्स बस आप ये HTML के अंदर लगा सकते हो। यहाँ रिटर्न से ऊपर जोन से मर्जी लगा दें, जितने हमने पढ़े हैं, बाकी सारी HTML वैसे लिखी है। सही है, समझ आ गई। अच्छा, अब हमने देखना है लूप अगर हमने कोई लगानी है वो कैसे लगाएंगे। सही है, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई फॉर लूप लगाते हैं। ये क्या कर रही है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल रख लेते हैं नम का, और उसमें इनिशियली रख लो 0, और यहाँ पर हम क्या करेंगे num प्लस i। अब मैंने एक लूप चलाया है जो 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा, और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट करेगा, और वो प्लस करता जाएगा यहाँ पर i। सही है, मतलब उसमें प्लस इक्वल टू करता जाएगा। टेक्निकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि 1 बाय 1 नंबर प्रिंट हो, फिर एक एरे बना लें यहाँ पे, उसमें रख लें 1 2 3 4 5। सही है, और यहाँ पर अगर मुझे 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे 0, और कब तक चलेगा, नम्स डॉट लेंथ तक, हर बार एक का इंक्रीमेंट, और हर बार इंक्रीमेंट करने पे क्या करने, नम आई को प्रिंट करने। सही है, ओके। तो अभी अगर हम यहाँ पे आएँ और F12 प्रेस करें तो यहाँ पे हमें रिफ़्रेश करो, 1 2 3 4 5 आ रहा है। सही है, ये 2 बार कंसोल आ रहा है, उसकी रीज़न है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये हमने JSX के अंदर प्रिंट करने हैं। सही है, फिर कैसे करें, फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो लूप लगा सकते हैं ना वो फॉर लूप नहीं है। लाइक ये मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगा दी मैंने, जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अब ये फॉर लूप जो है वो यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है JSX के अंदर। JSX के अंदर एक ही लूप सपोर्टेड है, वो है मैप लूप। कौन सा लूप सपोर्टेड है, मैप लूप। सही है, बाकी कोई भी लूप यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है। यहाँ रिटर्न से ऊपर सारे सपोर्टेड हैं, लेकिन HTML के अंदर एक ही लूप सपोर्टेड है, वो कौन सा है, मैप। सही है, अब वो लगाते हैं। फिर डेफिनेटली कर्ली ब्रेसेस लगाइए, इसका मतलब क्या लिखना था, जावास्क्रिप्ट लिखनी थी। सही है, अब जावास्क्रिप्ट लिखनी थी तो कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब मैप लूप लगाने का साइंटेक्स क्या है, पहले हम बताते हैं किस एरे के ऊपर
लूप लगाना है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ नम पे लगाना है, फिर डॉट लगा के मैप का फंक्शन कॉल करते हैं। अब मैप हमसे क्या मांगता है, एक फंक्शन, ऐसे ही है ना। अब वो फंक्शन हम एरो फंक्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं कि नहीं, सही है। ये फंक्शन में क्या करता है, पहले पैरामीटर में वैल्यू देते हैं ना आपको 1 बाय 1, जैसे नंबर है तो मुझे 1 बाय 1 नंबर देगा उस एरे का। दूसरे में क्या देते हैं, इंडेक्स। तीसरे में पूरी की पूरी एरे। सही भूल गए हो आप लोग जावास्क्रिप्ट, कहते हैं हाँ, वाह। अच्छा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5। अगर मैं ये स्पैन ख़त्म कर दूँ, ज़रूरत ही कोई नहीं, ठीक है। तो रिटर्न करें नम को, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न में भी आप कर लो, ऐसे कर। ये कहाँ पे एरर दे रहे हैं, ऐसे कर लें। वैसे इसके करने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें नंबर प्रिंट करना है टेक्निकली, तो डायरेक्टली क्यों नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आ रहे 1 2 3 4 5, सही है। समझ आ गई कि नहीं आप। अब टेक्निकली ये H1 बाहर लगाया है, अंदर लगा लो, तो कोई इशू वाली बात नहीं। रिटर्न करो H1, नंबर आ रहा है 1 बाय 1। अब यहाँ पर नंबर की एक्चुअली वैल्यू देनी थी, तो कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5। समझ आइए कि नहीं आई इसकी, दोबारा लगाएं, पहले इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। मैंने बताया JSX के अंदर, रिटर्न के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कैसे लिखनी है, कर्ली ब्रेसेस लगा के। तो पहले तो लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लगाना है लूप। अब लूप एक ही सपोर्टेड है, वो है मैप। कैसे लगाते हैं मैप, एरे का नेम, एरे पे लगता है ना ये हमेशा, एरे का नेम आगे डॉट, लूप का नेम मैप। मैप हमसे एक फंक्शन मांगता होता है, तो वो फंक्शन मैंने इसको पास कर दिया एरो फंक्शन के केस में। इस फंक्शन के पहले पैरामीटर में ये मुझे वैल्यू देता है, दूसरे में इंडेक्स देते हैं, ऐसे ही है। फिर हम इस मैप लूप से क्या करते हैं, रिटर्न करते होते हैं कोई ना कोई चीज़। वो मैंने कहा कि आप रिटर्न करो, हर बार चलने के ऊपर आपने रिटर्न करने एक H1 टैग, जो प्रिंट क्या करेगा, यहाँ वैल्यू में मुझे 1 बाय 1 वैल्यू मिलेगी ना इस एरे की, तो उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा, ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पर ये मुझे शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5। समझ आ गई आपको, इतने में कोई कन्फ्यूजन, ओके कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, रिफ़्रेश करूँ तो मैं एक एरर दे रहा है यहाँ पे, एरर पढ़ो इसका। footer.js की फ़ाइल के अंदर लाइन नंबर 22 पे एरर है, लाइन नंबर 22 ये वाली। क्या कह रहे हैं, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये कह रहे हैं कि एरे के अंदर जो आइटम्स है ना, वो 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे हैं, उन सबको यूनिक करें। अभी ये सारे यूनिक नहीं है, ठीक है। मतलब इस लूप ने हर बार चलने पे H1 प्रिंट करने हैं, हर H1 को दूसरे H1 से डिफ्रेंशिएट करें, यूनिक करें। अब यूनिक हमारे पास कौन सी चीज़ है, इंडेक्स। इंडेक्स चेंज ही होता है ना, सेम नहीं होता। मैं यहाँ पर एक की के नेम से हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसको पास करके उसमें इंडेक्स पास कर दूँ, सही। अब हर H1 को एक यूनिक इंडेक्स मिल जाएगा, एक यूनिक की मिल जाएगा, सही। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, सही है। समझ आ गई आपको, ताकि उस एरे की हर आइटम एक दूसरे से यूनिक हो, इस वजह। बस ये इसका मेन मकसद है, और तो कोई नहीं, ओके। अच्छा, अब एक और गेम मज़े की करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र नेम हो फिर ये लूप चले, अदरवाइज़ ना चले।
फिर क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर यूज़र नेम है तो ये लूप चलाओ, अगर नहीं है तो नो यूज़र फाउंड। कंडीशन ही लगानी है सिंपली, ऐसे कर लें। यूज़र नेम है ट्रू करने पे लूप लगा दो, फॉल्स करने पे नो यूज़र फाउंड। अभी यूज़र नेम है तो प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, अगर नहीं होगा तो लूप भी नहीं चलेगा, नो यूज़र फाउंड आ जाएगा। सही है। अब हमने JSX के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे वो सीख लिए। 2 ही कंट्रोल्स हैं JSX के अंदर। आप वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हो, लूप्स लगा सकते हो। कौन सी? ओनली एक ही है, मैप लूप, ठीक है। और कंडीशन लगा सकते हो, कौन सी? टर्नरी ऑपरेटर, बस। और इसके अंदर कोई चीज़ सपोर्टेड नहीं है यहाँ JSX के अंदर, HTML के अंदर, या इन शॉर्ट रिटर्न के अंदर आप सिर्फ ये 3 कंट्रोल्स लगा सकते हो, वेरिएबल्स, लूप्स, और लूप एक ही मैप और एक कंडीशन का टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ ऊपर जो मर्जी लगा दें, ऊपर तो खीर खुली हुई है, सही है, रोला ही कोई नहीं। समझ आ गई कि नहीं? मेरे ख्याल से इतना रखते हैं, इनफ है। अब हमने 2 चीज़ें मेजरली आज देखी हैं, एक इमेजेस लगाना और एक JSX के अंदर कंडीशंस और लूप्स लगाना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो हम एक प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, कोई भी HTML पे बना हुआ, सिंपल HTML CSS बेस्ड होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे React.js के अंदर। मतलब उसमें कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें जितनी हमने सिंटैक्स इसका समझा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए एक HTML को और HTML के बने हुए प्रोजेक्ट को शिफ्ट करेंगे React के अंदर। सही है, समझ आ गई? अब ये प्रोजेक्ट शिफ्ट कर लोगे ना तो आप React से गो थ्रू हो जाओ कि React में कोड कैसे करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा काम ये होगा इंशाल्लाह।